Hello guys, welcome back to the Vedant Education channel. This is chemistry class, electrochemistry chapter was running out and actually this is हिंदी मीडियम क्लास. तो हम हिंदी में बात करते हैं. ये नंद समीकरण हम नया टॉपिक लेकर के यहाँ पे चल रहे हैं. पिछली क्लास में हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा और उसके साथ में जो हम EMF की बात कर रहे थे, उनके आपस में रिलेशन की बात कर रहे थे, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE की हमने बात की थी. आज अपन बात करते हैं नंद समीकरण की. देखिए, सबसे पहले नंद समीकरण काम क्या आता है और कब काम आता है, कैसे होता है. तो देखो, मैं यहाँ एक चीज़ लिखता हूँ कि नंद समीकरण होता क्या वो देखेंगे, बट ये काम क्या आता है. देखिए, यह समीकरण किसी सेल के विभव का या की गणना करता है जिसमें सांद्रता इकाई हो या ना हो. ठीक है. अच्छा बच्चों, देखो यहाँ हम सेल विभव के ज्ञात होने की बात कर रहे हैं ना, उसको ज्ञात करने की बात कर रहे हैं. और सेल विभव तो आप लोगों ने पहले ही पता कर लिया है ना. ई सेल इक्वल्स टू क्या होता है, ER माइनस EL होता है. बच्चों, होता ही कि नहीं होता, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था. राइट के इलेक्ट्रोड में से लेफ्ट के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल माइनस कर दोगे, डिफरेंस निकाल लोगे, देन व्हाट विल बी दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द सेल. वो सेल का क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा ना, ये वाला. तो फिर आप बोलोगे कि फिर सर ये नई चीज की क्या जरूरत है, इस नंद इक्वेशन की क्या जरूरत है. लेकिन बच्चों यहाँ देखिए, ये जो आपके पास में है राइट साइड का इलेक्ट्रोड कौन सा है, कैथोड, और आपके यहाँ कौन सा विभव रखना पड़ेगा, मानक विभव रखना पड़ेगा. जो हमने टेबल देखी थी ना बच्चों, कौन सी टेबल देखी थी हमने, वैद्युत रासायनिक श्रृंखला देखी थी, श्रेणी देखी थी, जिसमें विभव था अलग अलग इलेक्ट्रोडों का, अपचयन विभव था. वो आपको मानक विभव रखना पड़ेगा और वो फिक्स है, आपको ज्ञात होना चाहिए पहले से. ये लेफ्ट इलेक्ट्रोड है एनोड, इसका मानक विभव आपको रखना पड़ेगा. देन आप क्या निकाल सकते हो, ई सेल. अच्छा, मानक विभव बोल रहा हूं बच्चों, मानक विभव का मतलब क्या है, आशय क्या है कि सेल मानक कंडीशन में हो, मानक कंडीशन में हो. इसका मतलब सांद्रता इकाई मोलर और ताप कितना 298 केल्विन, दाब कितना 180 m, ये हो तब तो बात करो, नहीं बात मत करो. क्या बात मत करो, मानक होने की बात मत करो. तो कोई जरूरी है कि क्या हर किसी सेल के अंदर मानक कंडीशन हो, आपको इकाई मोलर 1 मोलर सांद्रता दी हुई हो, ये कोई आवश्यक तो नहीं है, ये कोई जरूरी तो नहीं है. समझ में आ रही है बात. अगर ये जरूरी नहीं है और 1 मोलर से अलग कोई सांद्रता आ जाए, इन दैट केस व्हाट विल वी आर डूइंग, क्या कर रहे हैं फिर हम, क्या करेंगे फिर, कैसे ई सेल निकालेंगे, कैसे विभव निकालेंगे, ये हमारे सोचने की बात है. और बच्चों, अगर ऐसा केस है कि आपके पास सांद्रता इकाई मोलर नहीं है और आपको कहां जाना पड़ेगा, हम अप्रोच करेंगे किसके पास, नंद इक्वेशन के पास. हम नंद समीकरण के पास चलेंगे, हाथ जोड़ेंगे कि देवी माता हमें बताओ कि कैसे विभव ज्ञात करें. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, ठीक है. देखो, विभव निकालने के लिए आपको क्या होने चाहिए, दोनों इन इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल होने चाहिए. अगर नहीं है तो भी आपको कहां जाना पड़ेगा, इस नंद समीकरण माता के पास ही जाना पड़ेगा. वही हमें बताएगी, वही रास्ता देगी कि भैया आपको कैसे कैलकुलेट करना है. गेटिंग द पॉइंट. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इकाई मोलर सांद्रता नहीं है तो नंद समीकरण हमें विभव निकाल के देगा, और हुई तो क्या करना है, तो क्या इसको यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं. जब भैया, जब इतनी मुसीबत में काम दे रही है तो आसान स्थिति में तो काम देगी ना, इकाई मोलर सांद्रता में तो देगी. तो लिखा है यहाँ, जिसमें सांद्रता इकाई हो या नहीं हो, 1 मोल हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस बात से. तो हम क्या कर सकते हैं, इस नंद समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं किसी भी सेल का विभव. अब देखते हैं कि ये समीकरण है क्या चीज, कौन सी बला है और इसको कैसे काम में लेना है. भैया, गाड़ी तो हमें मालूम है कि ये मारुति की स्विफ्ट है, लेकिन चलना भी तो मालूम होना चाहिए कि कैसे चलेगी, गियर कैसे लगने वाला है. ठीक है. देखो, समीकरण क्या होता है, समीकरण हम क्या पता करते हैं, सेल का विभव पता करते हैं ना. और सेल के विभव को मैं क्या लिखता हूं, ई सेल. आप भी ये लिखते हैं, मैं क्या, तुम भी ये लिखोगे, इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस RT ओवर NF ln ऑफ K. ठीक है. अच्छा, मैं इसको Q भी लिख सकता हूं बच्चों, K और Q एक ही बात है. अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये तो बहुत
लंबा चौड़ा तामझाम आ गया, याद तो रखना ही है, उसके साथ समझना भी है। अब एक एक करके मैं इन सब चीज़ों की बात कर लेता हूँ भैया, कौन कौन सी चीज़ हमारे सामने है, उसका क्या मतलब है। ई सेल तो आप लोग जानते हैं क्या है, ये सेल विभव है ना बच्चों, जानते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये नया आ गया है ई सेल नॉट, ये क्या है, देखो इस नॉट को, इस जीरो को हटा दे तो ये तो यही वाला हो गया, लेकिन ये लग के कुछ अलग हो रहा है, और इसका मतलब है मानक सेल विभव। मतलब क्या कि सेल का विभव ये जब टेम्परेचर 298 हो या नहीं हो, इकाई मोलर सांद्रता हो या नहीं हो, दाब 1 atm हो या नहीं हो, तब तो सेल का विभव क्या होगा, ई सेल। और अगर ये सारी कंडीशंस मानक हैं तब उसको, उसी विभव को हम क्या बोलेंगे, ई सेल नॉट, मानक सेल विभव बोलेंगे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है, यस और नॉट। हमने डेनियल से देखा था कॉपर और जिंक का इकाई मोलर सांद्रता का, उसमें विभव कितना आ रहा था, 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था कि नहीं आ रहा था, ER माइनस EL किया था, वही क्या है, उसका ई सेल नॉट है, और ई सेल नॉट कैन बी इक्वल्स टू द ई सेल, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट आर, आर क्या है रे बच्चों, अरे समझिए आर तो आप लोग बड़े इंटेलिजेंट है, 11th पढ़ के आए हैं। गैस कांस्टेंट, गैस, गैस नियतांक, नियतांक बड़ा अच्छे से जानते हैं आप इस चीज को, गैस नियतांक। अच्छा मान क्या होता है बच्चों इसका, मान क्या होता है, दिस इज 8.314 जूल केल्विन, ठीक है, जूल केल्विन, ये आप समझिए, ठीक है ना, इसकी वैल्यू होती है जूल केल्विन के अंदर, केल्विन इनवर्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारे पास, उसका कांस्टेंट है के कांस्टेंट है बच्चों, किस, सॉरी आर, आर क्या है, कांस्टेंट है किसका, किसका, गैस कांस्टेंट। आपने याद दिलाऊं कहाँ पढ़ा है आपने, आदर्श गैस समीकरण में इसको सबसे पहले देखा होगा, है ना, मोल इनवर्स, ये इसकी इकाई है। अब देखिए अब हमारे पास क्या बच रहा है, टी फॉर टाइगर, है ना, टी फॉर टाइगर बच रहा है हमारे पास। टी क्या है, टेम्परेचर, और वो कितना रखना है रे बच्चों, 298 केल्विन। बच्चों ध्यान देना कि सर क्या जरूरी है 298 केल्विन, नहीं जरूरी नहीं है। आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि फलाने फलाने टेम्परेचर पे ये बात हो रही है, और नहीं भी दे सकता, और नहीं दे रहा है तब वो 298 ही आपको रखना है। और याद रखिए कि 99% आपको टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं करेगा, और 298 ही रहने देगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। एन तो आपको मेरे ख्याल से मालूम होगा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम पढ़ चुके हैं ना रे बच्चों, हमने अभी डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE में भी पढ़ा था। एन क्या है, टोटल एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन, जो आदान प्रदान हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का एनोड और कैथोड के बीच में, उसकी संख्या है एन, ठीक है। एफ, अरे एफ तो आप लोग जन्म से ही जानते हैं, याद करो वो दिन, ये फैराडे, और हमने बोला था कि बच्चों अगर वैल्यू नहीं दी है तो आपको क्या लिखना है, 96500 कूलम्ब्स 1 फैराडे इक्वल्स टू, और ये किसका मान है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान है फैराडे। यही था क्या, यही था ना, अरे वाह तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ रही है, इसका मतलब यही था। चलो अब हमें ये सारी चीजें मालूम चल गई, अब इस पे आते हैं वापस से। अगर मैं कहता हूं कि भैया आर भी क्या है, नियतांक है, और टी भी 99% वो डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है, करेगा तो सोचेंगे भाई क्या कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अगर वो आर कांस्टेंट है, टी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो इन दोनों की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, चाहे किसी भी टाइप का सेल आए। चलिए आगे बात करते हैं। एफ, एफ फैराडे, यो भी कांस्टेंट है ना, 96500 इसकी वैल्यू है। एन, एन क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अरे भैया वो तो सेल पे डिपेंड करेगा ना, आपका जिंक कॉपर का सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, है ना। एजी सिल्वर का सेल है तो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन, एजी प्लस 1 ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। इसका मतलब एन की वैल्यू तो बदलेगी, इसका मतलब इस पे पंगा नहीं चाहिए हमें, इस पे हाथ नहीं लगा सकते, तो जिस पे लगा सकते उस पे लगा लेते हैं। माइनस आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी है, 298 ओवर एन की वैल्यू नहीं मालूम, रिएक्शन देख के बताएंगे। एफ की वैल्यू 96500 इंटू मत लगाइए ln ऑफ क्यू। अब यहाँ पे एक अच्छी सी बात, ये क्या है आपके दिमाग में आ रहा होगा, ये क्या है। मैं क्यू के बारे में आगे बात करूँगा। क्यू को बोलते हैं अभिक्रिया का एक नियतांक भी कहते हैं, साम्यावस्था का नियतांक भी कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आप इसको पढ़ चुके हैं, अभी अपन वापस से एक्सप्लेन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए ln ऑफ क्यू का मतलब क्या है, देखो ln ऑफ एक्स, अगर किसी भी इक्वेशन में ln ऑफ x आ जाए, x क्या है यहाँ पे q x के बराबर है, ठीक है, ln ऑफ x आ जाए तो वो किसके बराबर होता है,
2.303 log ऑफ x के बराबर होता है। बच्चों ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? मतलब देखिए ये क्या है, दिस इज log बेस e होता है और ये क्या है, log बेस 10 होता है। मैथ्स वाले तो बड़े अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कि ये तो क्या है, ln का मतलब होता है log बेस e और log का मतलब होता है log 10, ठीक है, बेस 10। और हम मैक्सिमम इक्वेशंस में या मैक्सिमम काम मैथ्स में चलता है तो log बेस 10 में चलता है। तो हम इस log बेस e को log बेस किस में बदल लें, 10 में बदल लेते हैं। और अगर ऐसा है तो मैं क्या करूँ रे बच्चों, क्या करूँ रे, 2.303 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और आगे क्या बच गया, log ऑफ q। अरे बचा कि नहीं बचा, log ऑफ q बचा कि नहीं बचा, ठीक है। अगर ये log ऑफ q आ गया, अब इसकी बात अपन आगे करेंगे। और ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है पूरी की पूरी, उसके ऊपर देखिए हम क्या करेंगे। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो ई नॉट सेल और इसका वैल्यू जो है ना बच्चों, क्या आएगा, 0.0591 आएगा। किसका, 8.314298 2.303 डिवाइडेड बाय 96500, इस पूरे तामझाम का वैल्यू आएगा 0.0591। अब बच्चों देखो ये सारी चीजें फिक्स भी हैं, हर किसी रिएक्शन के लिए फिक्स है ना। n को डिस्टर्ब नहीं किया है, n वही है क्योंकि ये रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो देखो सेल की रिएक्शन कोई सी हो, ये तो सारा वैसा का वैसा आएगा, तो क्यों नहीं हम डायरेक्ट यही रख लेते हैं, तामझाम ही खत्म हो गया, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, log q, ये आपकी नॉनस्ट इक्वेशन है बच्चों, समझ में। अच्छा ये भी रेंस्ट इक्वेशन है, ये भी है, लेकिन लास्ट उसकी सिंपलेस्ट स्टेप तक हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, तब उसको अपन इसमें यूज करते हैं। अगर आपको नेक्स्ट इक्वेशन डराइव करने के लिए बोले तो आप ये वाली चीज लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो इन सब चीजों को समझने के लिए, n को समझने के लिए, log q को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं डेनियल सेल ही ले लेता हूं। डेनियल सेल में जिंक था और Cu2+ था। जिंक तो किसमें बदल गया था, Zn2+ में बदल गया था, और Cu2+ किसमें बदल गया था, कॉपर में बदल गया था। दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ द डेनियल सेल, ठीक है। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें, बाकी तो हमें मालूम है, ई सेल मालूम है कि भैया सेल का विभव कितना आएगा, ई नोट सेल उसका मानक सेल विभव हो गया, ठीक है, ये वैल्यू फिक्स हो गई। एन रिएक्शन देख करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पता करने हैं, log q पता करना। तो ये दो चीजें हमारे पास रह रही है। मैं इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन में ये दोनों चीजें बताता हूं। चलो बताओ बच्चों इसके अंदर n कितना है, n कितना है। दिस इज इक्वेशन 1। देखो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 2 किए ना, तभी तो यहाँ पे 2+ आया। दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन रिसीव्ड बाय Cu2+। उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर लिए किसने, इस कॉपर 2+ आयन ने। कहा, कैथोड पे। तो एनोड से चल के कैथोड पे कितने इलेक्ट्रॉन गए, कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जिंक ने 2 डोनेट किए, कॉपर ने वो दोनों ले लिए, तो कितने गए टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू वी आर हैविंग 2 हियर, ठीक है। अच्छा देखो बच्चों यहाँ पे दूसरा हमें log q के बारे में बात करनी है। log q बड़ी समस्या वाली बात है, तो मैं पहले q के बारे में बात करता हूं। तो q जो होता है ना बच्चों, q जो होता है ना, वो क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है। देखो q इक्वल्स टू नियतांक, और इसका मान क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना कि इसका मान जो है वो होता है किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद के उत्पाद, ठीक है। समझिए इस चीज को, उत्पाद की सांद्रता का उत्पाद बटा अभिकारक की सांद्रता का उत्पाद। ये एक रामायण यहाँ पे आती है। देखो क्या आती है, उत्पाद की सांद्रता का उत्पाद डिवाइडेड बाय अभिकारक की सांद्रता का उत्पाद। मतलब उत्पाद, ये वाला उत्पाद जो है ना, ये तो गुणा से मतलब है बच्चों। देखो उत्पाद क्या है इसमें, जिंक 2+ और Cu ये दोनों क्या है इसमें, प्रोडक्ट है, तो इनकी सांद्रता का गुणा ऊपर आ जाएगा, और अभिकारक ये दोनों है, इनकी सांद्रता का गुणा नीचे आ जाएगा। वही क्या है आपका, Q है, कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। चलिए मैं लिखता हूं अब इसके अंदर उत्पाद की सांद्रता का उत्पाद। एक तो हमारे पास उत्पाद है जिंक Zn2+,
है कि नहीं है, और दूसरा क्या है, कॉपर है। अब बच्चों ध्यान देना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं ना मैं, बड़े वाले ब्रैकेट है ना, ये वाले ब्रैकेट जो है ये क्या दर्शाते हैं, सांद्रता। किसी भी चीज को लिख करके अगर उस पर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब हम उसकी सांद्रता की बात कर रहे हैं। बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा बच्चों, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि किसी उत्क्रमणीय सेल के लिए नंस इक्वेशन लिखिए। एक बार पूछा हुआ है, यही लैंग्वेज में, यही लहजे में पूछा हुआ है कि किसी उत्क्रमणीय सेल के लिए नंस समीकरण लिखिए। अच्छा, उत्क्रमणीय सेल कौन सा, फिर वहां पे कंफ्यूजन में हो गए हम सभी बच्चे उस एग्जाम में कंफ्यूजन में आ गए कि भैया ये उत्क्रमणीय सेल कौन सा, आपने तो एग्जांपल दिया ही नहीं। अरे नहीं दिया तो ले लो ना, अपने हिसाब से ले लो, ये तो बढ़िया बात है। नहीं दिया, हम मनमर्जी चलाएंगे अब यहाँ पे, ठीक है। तो हमने भी मनमर्जी चलाई और डेनियल सेल ही ले लिया, बड़ा आसान सा डेनियल सेल ले लिया। मैं आपको और एग्जाम्पल दूंगा, ये वाला आपने ये ले लिया एग्जाम में, और इसको लेकर के पहले तो ये इक्वेशन लिखी, फिर हमने पहले तो ये लिखना है उत्क्रमणीय सेल का एग्जाम्पल डेनियल सेल, जिसकी रिएक्शन ये है, नंस इक्वेशन ये है, फिर हम n और q की वैल्यू इसमें पुट करनी है। और q हम कैसे निकालेंगे, n निकाल लिया, q कैसे निकालेंगे, उत्पाद की सांद्रता का उत्पाद, ये दोनों उत्पाद थे, इनको ब्रैकेट में लिख दिया तो मतलब इनकी सांद्रता की बात होने लग गई है। बटा अभिकारक की सांद्रता का उत्पाद, अभिकारक देख के बताइए, एक तो है जिंक, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसका मतलब जिंक की सांद्रता। दूसरा क्या है, Cu2+, इसको भी बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसकी भी सांद्रता की बात कर रहे हैं। ठीक है क्या बच्चों। अब जरा देखिए कि जब भी क्या होता है, जब कोई ठोस, कैसा ठोस इलेक्ट्रोड या शुद्ध द्रव की बात हो तो ध्यान से देखना, क्या करना है, ध्यान से देखना है कि जब ठोस इलेक्ट्रोड या शुद्ध द्रव की बात हो रही हो ना इलेक्ट्रोड पे, तो क्या करना है, तो उनकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती। ठीक है ना, उनकी सांद्रता। और बच्चों जिसकी सांद्रता परिवर्तित होगी उसी को इस क्यू में लेते हैं। अतः ये इलेक्ट्रोड कहाँ भाग नहीं लेंगे, नियतांक में भाग नहीं लेते हैं, नियतांक में भाग नहीं लेते। चलो जी, समझ में आई कि नहीं आई ये बात, देखो कैसे। अब यहाँ पे आप गौर कीजिए कि भैया ये जो जिंक आ रहा है आपका यहाँ पे एनोड पे, है ना, ये कहाँ था, ठोस इलेक्ट्रोड था ना सेल के अंदर, उसमें से टूट करके 2 इलेक्ट्रॉन दिए और Zn2+ द्रव में आकर के गिर रहा था, विलयन में आके गिर रहा था, है ना। तो ये कैसा है, सॉलिड है। अच्छा देखो कैथोड में क्या हो रहा था, उस विलयन में से Cu2+ आ रहे थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और कॉपर में डिपॉजिट हो गए, उस इलेक्ट्रोड पे चिपक गया ठोस के रूप में। तो कैथोड पे ये कॉपर भी ठोस है और एनोड पे ये जिंक भी ठोस है। और जैसे ये कॉपर और जिंक अगर ठोस है तो इनका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, या इनका मान 1 होता है। और बच्चों 1 होता है तो लिख दो ना, प्रॉब्लम किस बात की है, ऊपर रह गया Zn2+, इसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 को भूल जाओ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, इसकी जगह 1 भूल जाओ, बचा क्या यहाँ पे, Cu2+। बताओ बच्चों समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। ऐसे ही आपको, इसका मतलब आपको सबसे पहले ये रिएक्शन चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। चलिए अब मैं वापस से इस 1 नंबर के इक्वेशन में चलता हूं। इक्वेशन 1 में मान रखने पर आपको अगर नंस इक्वेशन पूछता है तो आप ऐसे लिखेंगे, फिर एग्जांपल लेकर के फिर पूरा करेंगे। हमारे पास क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, देखो समीकरण 1, माइनस 0.0591 ओवर एन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2, और कितना आ रहा है, log Q की वैल्यू क्या है, log Q की वैल्यू क्या आ गई, Zn2+ ओवर Cu2+, और इनको बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हो जाएगा कि इनकी सांद्रता की बात हो रही है। बोलो बच्चों समझ में आती है कि नहीं आती। इस एग्जांपल के लिए आपका नंस इक्वेशन क्या रहेगा, ये रहेगा। आप इसको अभी भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हालांकि इन दोनों की सांद्रता आपको क्वेश्चन में मिलेगी कि भैया Zn2+ की सांद्रता इतनी है और कॉपर की इतनी है, देन फाइंड आउट द
सेल पोटेंशियल, सेल का विभव पता करो। अच्छा ये कहां से लाओगे बच्चों, कोई बता सकता है क्या मुझे इस एग्जांपल के लिए, ये कहां से लाओगे ई नोट सेल? नहीं, ये एग्जांपल किसका है, डेनियल सेल का है क्या? अरे मूर्खों, डेनियल सेल का ही तो है, डेनियल सेल का एग्जांपल है। तो ये क्या है, डेनियल सेल का मानक विभव, अरे ई आर माइनस ई एल, आर राइट साइड का कैथोड 0.34 माइनस का 0.76, एनोड का वैल्यू 1.10 आता था कि नहीं आता था? ये कौन सा आपकी कमर की साइज थोड़ी है ये 1.10, ये वही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल है, विभव है, जो क्या है डेनियल सेल की मानक कंडीशन का है। तो ई नोट सेल फॉर डेनियल सेल, ई नोट सेल फॉर डेनियल सेल। अब यहां पे देखो सारा तामझाम आ गया है। ये वैल्यू आप इस रिएक्शन को देख लीजिए कि भैया ये दोनों रिएक्शंस है, ये कौन सी रिएक्शन है, जिंक और कॉपर दोनों का विभव रखी है, ठीक है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है लॉग, और ये दोनों की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो क्या आ गया, उस सेल का विभव आपने ज्ञात कर लिया। अरे बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया, आप तो हीरो हीरालाल हो गए हम सब, और बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया। टेंशन खत्म, टेंशन खत्म, ठीक है। डिस्प्रिन की गोली जल्दी घुले और टेंशन दूर करे। चलो अब अपन एक और चीज की बात करते हैं, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल लूं क्या? आर यू कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स टॉक अबाउट ए डिफरेंट एग्जांपल। वो इक्वेशन 1 से शुरू करेंगे क्योंकि वहां तक का हमने सिंप्लीफिकेशन इसका कर लिया है। ये एक एग्जांपल हमने डेनियल सेल का ले लिया था। आई एम गोइंग टू टेक अनदर सेल विच इज ऑफ द सिल्वर एंड निकल, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, निकल व सिल्वर, सिल्वर के सेल का नॉनस्ट इक्वेशन समीकरण लिखो, ठीक है ना बच्चों। ये आगे समझ लो। अरे भैया नॉनस्ट इक्वेशन से पहले हमें बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए, और अब हमारे पास समस्या आ गई, बड़ी विकट स्थिति आ गई कि भैया ठीक है, हमारे पास निकल क्या रहेगा, Ni2+ Ag क्या रहेगा, Ag+, निकल रहेगा Ni, Ag रहेगा Ag। अब यहां समझ में आती है नहीं क्या कि भैया ऑक्सीकरण निकल का करें कि किसका करें, Ag का करें? वही तो करना पड़ेगा ना आपको, एनोड कैथोड जस्टिफाई करना पड़ेगा। उसी के बाद तो आप क्या कर पाएंगे, एनोड के जगह एनोड और कैथोड की जगह कैथोड और माइनस कर पाएंगे, तभी तो रिएक्शन लिख पाएंगे, तभी तो उत्पाद समझ पाएंगे कि भैया Ag+ लिखें या Ag लिखें, ये लिखें। तो आपको देखना पड़ेगा। अब आप चले जाओ आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करो, पीछे घूमो, पन्ने पलटो, Ag का कितना मान बताया था, Ag का कितना मान बताया था, 0.80 बताया था क्या, 0.80, कितना, 0.80 बताया था। अरे हाँ बताया था, इसका 0.80 बताया था, इसका होता है -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कम कौन है बच्चों, कम कौन है इन दोनों में से? ये वाला कम है, इसका ऑक्सीकरण होगा, और इसका ऑक्सीकरण होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे, तो यहां से यहां जाएगा, यस, Ni से Ni2+ में चला गया, यस, ओके। और अगर ये एनोड है ऑक्सीकरण, तो ये तो अपचयन करना पड़ेगा, अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन लेना पड़ता है, तो इसका पॉजिटिव लिया और ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इसमें, ये लो बच्चों, हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट, हमने इक्वेशन लिख ली है, एंड नाउ, और कैसे पता चला, विभव से पता चला। आई एम राइटिंग देयर पोटेंशियल्स हियर। निकल का जो विभव है वो कितना होता है, अभी मैंने लिखा -0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और Ag का पोटेंशियल कितना होता है, 0.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लिख दिया है मैंने बच्चों। इसी के आधार पर निकल एनोड और Ag कैथोड, यस, ओके। लेट्स टॉक अबाउट, यहां से यहां क्या है, ये कैथोड हो गया, ये कैथोड पे हो रहा है, और यहां से यहां पे क्या हो रहा है, ये एनोड की बात है, ठीक है ना, घर की बात है। चलो अब अपन चलते हैं नॉनस्ट इक्वेशन पे। नॉनस्ट इक्वेशन क्या था, E cell इक्वल्स टू E cell नॉट माइनस 0.0591, यही था कि नहीं था, डिवाइडेड बाय n log ऑफ Q। अरे बात समझ में आती है क्या? चलो log ऑफ Q की वैल्यू देखना जरा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल कितना होता है? अरे E नॉट सेल कैसे निकालते हैं बच्चों, जरा बताना, ER माइनस EL करते हैं कि नहीं करते? नॉट लगा दो यहाँ पे भी, इस इलेक्ट्रोड का मानक विभव राइट वाले का कैथोड का, और माइनस लेफ्ट वाले का मानक विभव, नोट लग गया ना। राइट पे कौन है, कैथोड कौन है, Ag वाला, उसकी वैल्यू कितनी है, 0.80। अरे समझे तो बहुत कुछ है। और
दूसरा कौन है एनोड निकल वाला, जिसकी वैल्यू कितनी है 0.25, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा, कितना आ गया, इनको ऐड कर दोगे तो 1.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई क्या, ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई क्या 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 2, क्या n बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे कितने के, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, देखो Ni से Ni2 प्लस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीन लिबरेटेड आउट, और कितने ले लिए, Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो फिर क्या बैलेंस इक्वेशन है क्या, नो, जितने इलेक्ट्रॉन निकिल ने दिए हैं वो पहले साइकिल में उतने इलेक्ट्रॉन Ag को लेने पड़ेंगे। अरे भैया एक Ag तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को एक साथ लेना है, तो एक की तो बस की नहीं है, 2 लगा दो ना, नाउ इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन, यस इट इज बैलेंस्ड इक्वेशन। और n की वैल्यू कितनी समझ में आ गई हमें 2, ये लिख दिया मैंने 2 log q। अरे भैया पंगा आ गया, वही क्वोशिएंट रिएक्शन क्वोशिएंट वही नियतांक आ गया है हमारे पास, अरे उसको समझना है, ध्यान दीजिए ये क्या बला है, ये बला है, ये कर बला है, इसको करना है हमें सॉल्व। तो क्यू देखो बच्चों, क्यू देखो, उत्पाद की सांद्रता ये रहा, उत्पाद क्या है, एक तो है Ni2 प्लस, इसका बड़ा ब्रैकेट, ये सांद्रता हो गई, दूसरा क्या है Ag, OG, लो जी सुनो जी, हमने इसको लिख दिया है जी। अच्छा ये जो 2 है हमारे पास, इसका कुछ करना है क्या, ये स्टोइकियोमेट्री होती है ना, 11th में आपने स्टोइकियोमेट्री पढ़ी होगी, है रस समीकरण मिति, है स्टोइकियोमिति उसको कहते हैं। किसी भी रिएक्शन में मोलों की संख्या, लीटर आयतन, उनको दर्शाने की जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो लिखी जाती है रिएक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। और जब भी उसको हम कांस्टेंट वाले इक्वेशन में लाते हैं तो उसको घात में ले जाते हैं, घात को आघात, ये लो स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में एक निकल है, दूसरा क्या है Ag प्लस है, वही Ag, OG, लो जी सुनो जी, यहाँ पे भी तो 2 है, तो ये लो जी इसको भी 2 कर दिया। बात समझ में आ रही है क्या, ये बहुत है, इतना सही है, आगे कुछ करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। देखो निकिल ठोस इलेक्ट्रोड, Ag ठोस इलेक्ट्रोड, Ag, OG, लो जी सुनो जी, इनको हटा दो जी, Ni2 प्लस रह जाएगा, नहीं यहां से ये हट जाएगा, यहां से ये हट जाएगा, और बटा में क्या बच जाएगा, Ag प्लस का होल स्क्वायर बच जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, किसकी वैल्यू आ गई, Q क्वोशिएंट की आ गई, ठीक है, नियतांक की वैल्यू आ गई है। बोलो समझ में आती कि नहीं आती है बात, तो Q की जगह मैंने लिखा Ni2 प्लस की सांद्रता बटा Ag प्लस की सांद्रता, और मैंने यहां लगा दिया स्क्वायर। बोलो बच्चों समझ में आती कि नहीं आती है बात, क्लियर है क्या। अब देखो आप पर को जो पूछा था कि नन समीकरण लिखिए, हमने लिख दिया, हमारे काम खत्म हो गया, यहाँ पे हमारा ड्यूटी पूरी हो गई है बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात और बताता हूँ, अगर आपको यहाँ कह देता कि भैया जो आपके पास Ni2 प्लस की सांद्रता है वो तो है आपकी 10 मोलर, और जो आपके पास Ag की सांद्रता है, अरे चांदी महंगी है, थोड़ी लेंगे 1 मोलर सांद्रता, क्या लेंगे, थोड़ी लेंगे, कम लेंगे, है ना। यदि Ni2 प्लस की सांद्रता कितनी, 10 मोलर, Ag प्लस की कितनी, 1 मोलर है, तो सेल विभव ज्ञात करो। अरे बच्चों ध्यान देना, आपको ये बोल करके ये साथ में दे देता तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, इतना तामझाम तो करना ही पड़ेगा, इक्वेशन पे तो जाना ही पड़ेगा, फिर आप इन दोनों की वैल्यू रख देंगे उसमें, तो हमारा झंझट खत्म, ठीक है। अब आप ये ध्यान दें कि आपको केवल नल समीकरण पूछता तो यहां तक आते, और ये पूछता तो वहां तक जाकर के यहां तक आते। चलिए मैं मान रखता हूं, मान रखने पर क्या है हमारे पास, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल आ गया हमारे पास 1.05 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ क्या, Ni2 प्लस की सांद्रता कितनी है, 10 मोलर, log 10 डिवाइडेड बाय 1, ये कितना रह गया, log 10, और देखो log बेस 10 की वैल्यू पावर x, इसकी वैल्यू होती है x log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1,
ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा log 10 की पावर x अगर हो तो x आगे आ रहा है और बचा क्या, log 10 बचा। अगर यहाँ पे पावर में कुछ होता इस 10 के तो उसको मैं यहाँ ले जाता, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसके भाग में 1 है, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना, ये हट जाएगा। तो log 10 की पावर कुछ नहीं है 1 आगे आ गया, बचा क्या log 10 की वैल्यू क्या है 1, तो log 10 की जगह 1 आगे आया कौन 1, अरे घूम फिर के ये पूरा ही क्या हो गया 1 हो गया क्या, तो ई सेल इक्वल्स टू 1.05 माइनस 0.0591 और ये क्या हो गया 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये लो खत्म काम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है क्या, बोलो समझ में आती है क्या बात। अगर आपको कहता कि भैया केवल नन समीकरण लिखो तो लिख देते, अगर आपको कह रहा है कि भैया हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगी, इसके साथ तो हमें थोड़ा सा और चाहिए, वो क्या चाहिए हमें चाहिए कि आप इसके फलाने फलाने मान दे रखे हैं और हमें तो इसका ई सेल भी निकाल के दे दो, हम तो जब भी मानेंगे। तो हमने ई सेल भी निकाल के दे दिया कि लो फोड़ो मुंड में इसको, हम तो निकाल देंगे, हमारे को क्या है। इक्वेशन पे गए, मान रखा और सम्मान कर दिया। ठीक है क्या, चलो आगे बढ़े। यस, लेट अस टॉक अबाउट वन अनदर एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं इसमें और लेता हूं बच्चों, नॉन इक्वेशन में। देखो बाकी जो चैप्टर था उसमें कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है तो उसका हम एक और यहाँ पे लेक्चर करेंगे और लाइव सेशन भी कर लेंगे, लेकिन नॉन इक्वेशन का मैं पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं बाद में नहीं लूंगा। हाँ, लाइव सेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन यहाँ पे अगर अपन क्वेरीज की क्लास अगर अरेंज करते हैं देन मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं और वहाँ पे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी बच्चों। ठीक है, वहाँ पे हमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए ये कहता है कि भैया एक हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में H2 का दाब 10 atm तथा H प्लस की सांद्रता 1 मोलर है तो इलेक्ट्रोड का विभव याद करो। अच्छा, अब देखो बच्चों, यहां पे हमें ये बात समझ में आ गई कि भैया हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है और उसमें H2 का दाब दे रखा है और H प्लस की सांद्रता दे रखी है, तो हमें उसके इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना। बच्चों फोकस करना है इस बात पे। यहां कह रहा है कि इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करो। अब कुछ लोग तो इसको सोल्व करने बैठ गए होंगे। ठीक है भैया, हाँ ऐसे ऐसे होगा, आपके दिमाग में आ रही होगी भाई हम ऐसे नॉन इक्वेशन लिखेंगे, n की वैल्यू लिखेंगे, log q की वैल्यू लिखेंगे, चलो ठीक है। लेकिन बच्चों आप जरा ये सोचो कि यहाँ एक शब्द लिखा है इलेक्ट्रोड का विभव। अब आप अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बढ़िया बात है, नहीं आ रहा है तो और भी बढ़िया बात है, क्योंकि मैं बता देता हूँ कि भाई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोड का विभव पूछ रहा है और हमने कहा था कि नॉन इक्वेशन तो सेल के विभव के लिए है, मतलब सेल जिसकी कितनी भी सांद्रता हो, चाहे तो इकाई सांद्रता हो या फिर क्या हो उससे कम या ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं, सेल विभव ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, हमें नॉन इक्वेशन चाहिए। लेकिन यहां तो सामने क्या है बच्चों, यहां तो इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। बहुत ही अलग चीज है, और अलग चीज है तो अलग चीज सीखने को भी मिलेगी। जरा देखिए, तो इसका मतलब क्या है, नॉन इक्वेशन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोड का विभव भी बता सकता है और सेल का विभव भी बता सकता है। ये तो नई चीज है, आप दिमाग में रखिए। ठीक है, अच्छा देखो, यदि सॉल्यूशन पे चल रहे हैं, यदि यह इलेक्ट्रोड 1 atm दाब व 1 मोलर सांद्रता पर होता तो क्या होता, तो विभव मानक, और मानक को क्या लिखते हैं। अब देखो बच्चों, क्या मैं ई नोट सेल लिखूं, नहीं,
ई नॉट तो होगा मानक विभव, लेकिन किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। बच्चों ये है समझने की बात, है ना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव मानक होगा बराबर कितना है? 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बच्चों आपको बताया था ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब हमने पढ़ी थी कि भैया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या मान लेते हैं? 0.00 माना हुआ है, स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। और कभी भी किसी चीज का मान निकालते हैं, तोल निकालते हैं, वॉल्यूम आयतन निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, कुछ भी निकालते हैं, तो दूसरे का आपको क्या लेना पड़ेगा? उसके साथ में एक तुलना करने के लिए मानक मान लेने पड़ेंगे, तो वही मानक इलेक्ट्रोड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये मानक इलेक्ट्रोड होता तो इसका विभव कितना था? 0.00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था कि नहीं था? अच्छा, लेकिन ये तो ऐसा तो नहीं है, मानक कंडीशंस तो नहीं है यहाँ पे, तो कितना है? 10 atm और 1 मोलर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंस्ट इक्वेशन पे जाना पड़ेगा, और नंस्ट इक्वेशन से पहले इसका समीकरण लिखना पड़ेगा। और समीकरण क्या कहता है? ठीक है, समीकरण क्या कहता है कि 2H+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव किया और एक H2 बना करके उसको रिलीज कर दिया। ये हमारे पास समीकरण हो गया। अब देखो यहाँ पे केवल और केवल अपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है? ये अपचयन हो रहा है, मतलब ये क्या है? कैथोड है और कुछ भी नहीं है, पूरा सेल नहीं है बच्चों, ध्यान देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही इक्वेशन, वही n, वही सब कुछ, लेकिन यहाँ पे हम जो निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? इसका इलेक्ट्रोड का विभव निकालेंगे। चलो तो मैं नंस्ट इक्वेशन लिखता हूँ। नंस्ट इक्वेशन, नंस्ट समीकरण क्या होता है? ई सेल। अरे बच्चों ई सेल लिखूं क्या? नहीं, सही याद दिलाया, ये ई सेल थोड़ी है, ये तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है। तो इलेक्ट्रोड लिख दिया मैंने, ऐसे ही तो लिखते हैं इलेक्ट्रोड को, डैनियल सेल में लिखाया था ना, Zn और Zn2+ को क्रॉस में डिफरेंट करके लिखा था, ठीक है। ई नॉट सेल किसका? ई नॉट सेल किसका? अरे उसी का तो जो काम कर रहे हैं वो 0.0591 डिवाइडेड बाय n log ऑफ Q। चलो अब मैं वैल्यू रखते जाता हूं। वैल्यू देखो, ई नॉट सेल की लिखता हूं सबसे पहले, ई नॉट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू लिखता हूं। अरे बच्चों अभी तो लिखा है हमने, अगर ई नॉट है तो मतलब मानक विभव है, और मानक विभव तो क्या होता है इसका? 0.00 होता है। n की वैल्यू टोटल इलेक्ट्रॉन इस कैथोड पे कितने एक्सचेंज हो रहे हैं? रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं, तो n की वैल्यू भी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। अब देखो log Q, उत्पाद क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। और अगर उत्पाद हाइड्रोजन है तो मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे? P लगा दिया। P फॉर प्रेशर ऑफ H2 गैस। गैस के लिए दाब लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, क्योंकि आपने हेनरी का नियम पढ़ा हुआ है, यूनिट नंबर 2 सॉल्यूशन, उसमें पढ़ा हुआ है कि किसी गैस का भी अगर सांद्रता निकालते हैं तो उसके दाब के समानुपाती होती है सांद्रता। ये तो हेनरी बोलता है, और उसी को हम क्या कर सकते हैं? उसकी सांद्रता के सापेक्ष ले सकते हैं। किसको? दाब को। तो हमने क्या ले लिया? log Q मतलब उत्पाद में हाइड्रोजन गैस है उसका दाब ले लिया, डिवाइडेड बाय अभिकारक। अभिकारक में क्या है? H+, ये लो जी H+। सांद्रता है तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, इसमें आगे कुछ लगेगी स्टोइकियोमेट्री? 2 लगी है, तो इसको पावर में ले जाओ, खत्म काम। अच्छा, यहाँ पे कोई हटेगा क्या ठोस या शुद्ध की अवस्था में? नहीं ना, गैस है, नहीं हटाते। और इसकी सांद्रता होती है H+ की, नहीं हटाएंगे। चलो मान रखने पर क्या ई सेल की जगह ई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल्स टू 0.00 माइनस 0.50591 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 2। ये कहाँ चला जाता है? n की वैल्यू 2, ठीक है। log Q की जगह log H2 का दाब डिवाइडेड बाय H+ की सांद्रता का स्क्वायर। वैल्यू कितनी है किसकी? 0.00 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log ऑफ H2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 atm log 10/1 का स्क्वायर। 1 दे रखा है ना H+ की सांद्रता। मैंने देखो ये इजी लिए हैं, आपको log के और कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, आप याद रखना। log 1 से लेकर के log 9 की वैल्यू आप याद रखना, ठीक है। log 1 की 0 हो जाएगी, फिर log 2 से log 10 तक की वैल्यूज याद रखना आप, ठीक है ना। तो ये 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और पावर यहाँ पे क्या बच जाएगा? log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरा टर्म भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैं क्या लिख दूँ? E ऑफ दिस इलेक्ट्रोड
कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये 0 माइनस 0.0591 ओवर 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.029 माइनस 0.029 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे भैया आपको ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसने दे दिया है ना सामने वाला, ये इसका जो विभव है वो कितना आ गया, माइनस 0.029 आ गया क्या? ठीक है, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे काम की बात, अरे ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो, सोना नहीं आ रहा, सो गए क्या, मुंह मत फाड़ो, मुंह मत फाड़ो। देखो यहाँ पे ध्यान देना, काम की बात। काम की बात क्या है कि भैया आपने यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हो रहा है, माइनस 0.029 प्राप्त हो रहा है। ठीक है भैया, प्राप्त हो रहा है, लेकिन सवाल हमारे दिमाग में है, सवाल हमारे दिमाग में क्या है कि सर आपने कहा था कि भैया सेल का विभव माइनस में कभी नहीं हो सकता, 0 हो सकता है लेकिन माइनस में तो कतई नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ कोई गड़बड़ कर दी क्या, यहाँ तो माइनस में आ रहा है, यहाँ कोई गड़बड़ कर दी क्या? अरे नहीं की है गड़बड़, नहीं की है। फिर जस्टिफाई करो भाई माइनस क्यों है यहाँ। जस्टिफाई हम एक ही शब्द में करेंगे कि बच्चों ये सेल विभव नहीं है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड का विभव है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव है, सेल विभव नहीं है। सेल विभव होता तो कहते कि भैया माइनस मत करो, प्लस करो, ये तो सेल विभव ही नहीं है, ये तो क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। और इलेक्ट्रोड का विभव प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। अरे हमने इतने सारे लिखे तो थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इतने सारे लिखे तो थे हमने। क्या लिखा था हमने कि भैया कुछ तो माइनस वाले होते हैं, कुछ प्लस वाले होते हैं। सबसे बड़ा माइनस खोर कौन, लिथियम 3.05 है, माइनस में है ना। प्लस में सबसे बड़ा कौन, कौन, फ्लोरीन या फ्लोराइड आप बोल सकते हैं, क्या 2.87 प्लस में। तो भैया प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और जीरो भी होता है, किसका, इलेक्ट्रोड का विभव। इसलिए यहाँ कोई कमी नहीं है, ये ओके है, बिल्कुल है ओके, बाय बाय टाटा, ये बड़ा है सिस्टम। हाँ, सेल अगर होता तो वैल्यू प्लस में लानी थी, माइनस में आते ही समझ जाना है कि हमने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, गड़बड़ कर ली। ठीक है, चलो ओके, ये हो गया आपका नन समीकरण पूरा, मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया। अब आप और एग्जांपल्स देखें और उनको सोल्व करने की कोशिश करें। चलिए हम अगला पॉइंट लेते हैं। अगला पॉइंट और टॉपिक है हमारे पास बैटरी। बैटरी, अरे बैटरी, अरे बैटरी, बैटरी कौन, बैटरी कौन, बैटरी, बैटरी जो कार में लगी होती है बैटरी, वो नहीं, उसको टॉर्च बोलते हैं, लाइट जो जलती है ना टॉर्च, उसके अंदर एक बैटरी रखी होती है। ठीक है, मोबाइल में बैटरी है, आपकी घड़ी में बैटरी है। अरे बोलोगे सर वो बैटरी थोड़ी हो, तो उसको तो सेल बोलते हैं। बच्चों इस चीज़ पे कंफर्म हो जाना। देखो बैटरी, बैटरी में एक से अधिक सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिससे उसका विभव बढ़ जाता है, पावर बढ़ गया बच्चों। तो सेल तो क्या हो गया, एक छोटी इकाई, एक छोटा सेल, एक छोटी युक्ति है। वही काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, वही आपकी वैद्युत रासायनिक और वैद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को आपस में अंतर परिवर्तन करते हैं, दोनों ही वही काम है। बैटरी भी वही, सेल भी वही, लेकिन सेल क्या है, छोटा सा, जिसमें पावर बहुत कम है। हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच में सेल होता है ना, दीवार की घड़ी में सेल होता है, रिमोट में सेल होते हैं, इनको बोलते हैं सेल, क्योंकि इनमें करंट बहुत कम है, पावर बहुत कम है। और बहुत सारे सेल को एक साथ जोड़ दो, सबका इकट्ठा होकर के पावर हो जाएगी, है ना, संगठन में शक्ति हो जाएगी ना। और संगठन में शक्ति होते ही उस सेलों के उस संगठन को जो श्रेणी क्रम में जुड़ा उसी को बैटरी बोलते हैं। बस बात खत्म। ठीक है क्या, चलो। दो प्रकार की होती है रे बच्चों, एक होती है प्राथमिक सेल, मैं सेल ही बोलूंगा अब इसको, है ना। एक होता है द्वितीयक सेल। ठीक है, ये दो चीजें हैं हमारे पास। तो बच्चों क्या है प्राथमिक सेल, इसको बोलते हैं प्राइमरी, इसको बोलते हैं सेकेंडरी।
अब आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है कि भैया ये क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, ये लफड़ा क्या है। तो बच्चों समझिए लफड़े को। देखो आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ फिर समझाता हूँ। एक तो हमारे पास पे ये रिस्ट वॉच है, रिस्ट वॉच के अंदर क्या है, सेल लगा होता है, छोटा सा सेल लगा होता है ना, और वो जो छोटा सा सेल है वो घड़ी जब खत्म हो गया, वो सेल जब घड़ी बंद हो गई, तो क्या आप उस सेल को निकाल करके चार्ज कर सकते हो क्या, चार्जिंग पे लगा सकते हो क्या, सॉकेट जो होता है बिजली जो होती है उसमें लगा सकते हो क्या, नहीं ना, नहीं लगा सकते। घड़ी में जो सेल होता है, वॉल क्लॉक, रिमोट में जो सेल होता है, क्या आप उनको चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। अच्छा, दूसरी तरफ जो सेल बैटरियां हैं, जैसे कार की बैटरी, ट्रैक्टर की बैटरी रोज चार्ज हो रही है, रोज डिस्चार्ज हो रही है ना, टॉर्च होती है उसमें रोज चार्ज करते हैं, रोज डिस्चार्ज होती है। तो भैया 2 टाइप की बैटरियां हो रही है ना हमारे पास, उनकी कार्य क्षमता के आधार पे 2 टाइप की हो गई, उनके कार्य प्रणाली के आधार पे 2 टाइप की होगी। एक तो ऐसी जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा चार्ज नहीं की जा सकती, निरावेशित हो गई, दोबारा आवेशित हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो फेंकना ही पड़ेगा। फेंका तो इसका मतलब क्या, एक ही बार उपयोग में पुनः उपयोग नहीं कर सकते। इन्हीं को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। और ऐसा जैसे टॉर्च है, उसको बार बार हम चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज होती है, आवेशित किया, निरावेशित हो गई, है ना, बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं, फेंकने की आवश्यकता नहीं है। तो रिचार्जेबल कौन हो गई, द्वितीयक सेल, जिसको हम आवेशित कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो प्राथमिक सेल। ठीक है, तो देखो वे सेल जिन्हें एक बार निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित नहीं कर सकते। ठीक है, अतः ये सेल एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इनका पुनः प्रयोग नहीं होता। अच्छा, यहां देखो उल्टा कर देंगे, वे सेल जो निरावेशित होने के बाद पुनः आवेशित मतलब चार्ज किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको वापस से चार्ज कर लिया, अतः इन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, समझ में आई क्या बात। ऐसे जो खत्म हो गए फेंक दो, कोई काम के नहीं, जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते, एक ही बार काम में ले सकते हैं। ऐसे जो डिस्चार्ज हो गए बार बार काम में ले सकते हैं, रिचार्ज करो काम में लो, रिचार्ज करो काम में लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इनको सेकेंडरी बोलेंगे, इनको प्राइमरी बोलेंगे। देखो मैं इनके एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। एग्जाम्पल, एक तो होता है शुष्क सेल, इसको क्या बोलते हैं, लेक्लांसे सेल भी कहते हैं इसी को, है ना। शुष्क सेल का होता है, दीवार की घड़ी में रिमोट में लंबा वाला सेल होता है ना, AAA बैटरी, वो क्या होती है, शुष्क सेल होता है। एक होता है आपका बटन सेल, इसको मरकरी सेल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास प्राथमिक और द्वितीयक सेल। ठीक है बच्चों, आगे हम इन अब हमारे चैप्टर में क्या है, एक एक करके सेलों को अपन पढ़ते चले जाएंगे कि उनकी कैसी असेंबली है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे मैकेनिज्म है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ठीक है, पॉज करके नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कीजिए। हम अगले क्लास में, अगले लेक्चर के अंदर इसके आगे एक एक सेल के बारे में बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।